एक ऐसा देश जो अपनी जरूरत का लगभग पूरा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। एक ऐसा देश जहां पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही आम आदमी का बजट टूट जाता है। एक ऐसा देश जहां सरकार जनता से कहती है कि कम गाड़ी चलाओ, कम तेल खर्च करो, लेकिन उसी देश से अरबों डॉलर का तेल विदेश भेजा जा रहा है। क्यों? किसके लिए? और आखिर इस खेल में फायदा किसका हो रहा है? क्या यह सिर्फ व्यापार है, या फिर यह व्यवस्था और उद्योगपतियों के बीच ऐसा गठजोड़ है जिसमें जनता केवल टैक्स देने वाली मशीन बनकर रह गई है? आज हम बात करेंगे तेल के खेल की। मैं हूं अजय महात्म और आप देख रहे हैं अजय महात्म ऑफिशियल। दोस्तों, सबसे पहले इस पूरे खेल को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि भारत की असली स्थिति क्या है। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल उपभोक्ता देशों में से एक है, लेकिन विडंबना देखिए, हमारे पास इतना तेल नहीं है कि हम अपनी जरूरत खुद पूरी कर सकें। यानी जो पेट्रोल आपकी बाइक में जाता है, जो डीजल ट्रकों में जाता है, जो गैस सिलेंडर आपके घर आता है, जो विमान उड़ाते हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से आता है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 से 90% कच्चा तेल आयात करता है। कुछ आंकड़े इसे और ऊपर बताते हैं। अब सोचिए, अगर कोई देश इतनी बड़ी मात्रा में तेल बाहर से खरीदता हो तो उस देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? तेल बचाना, तेल सस्ता खरीदना, तेल का भंडारण बढ़ाना और जनता को राहत देना। लेकिन यहाँ कहानी उल्टी। हम 123 अरब डॉलर का तेल खरीदते हैं और उसमें से लगभग 50 से 55 अरब डॉलर का तेल वि, वापस विदेश भेज देते हैं। यानी पहले डॉलर खर्च करके तेल खरीदो, फिर उसी तेल को रिफाइन करके विदेश बेचो और देश के लोगों से कहो थोड़ा कम पेट्रोल जलाइए। क्या यह विरोधाभास नहीं है? अब यहाँ एक तकनीकी बात समझना जरूरी है। सरकार और बड़ी कंपनियां कहती हैं कि भारत कच्चा तेल नहीं बल्कि रिफाइंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि विदेश से कच्चा तेल आया, रिफाइनरी में गया, फिर उससे डीजल, पेट्रोल, एटीएफ यानी विमान ईंधन, नेफ्ता और दूसरे उत्पाद बने और फिर इन्हें विदेश भेज दिया गया। कागज पर यह बहुत शानदार मॉडल लगता है। कहते हैं भारत रिफाइनिंग हब बन रहा है, विदेशी मुद्रा आ रही है, रोजगार बन रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह इतना शानदार मॉडल है तो फिर जनता को राहत क्यों नहीं मिलती? जब रूस से सस्ता तेल आया तो पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हुआ? जब कंपनियों को रिकॉर्ड मुनाफा हुआ तो आम आदमी को फायदा क्यों नहीं हुआ? जब निर्यात से अरबों डॉलर कमाए गए तो सिलेंडर महंगा क्यों रहा? यही असली सवाल है। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पूरी दुनिया में तेल बाजार बदल गया। पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, यूरोप ने रूसी तेल से दूरी बनानी शुरू की, लेकिन भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा। यहाँ तक तो ठीक था, क्योंकि कोई भी देश अपने हित देखता है, लेकिन आगे जो हुआ वही असली कहानी है। रूस भारी डिस्काउंट पर तेल बेच रहा था, यानी दुनिया जहां $100 में तेल खरीद रही थी, वहीं कुछ भारतीय रिफाइनरियां उससे कहीं कम कीमत पर तेल खरीद ले रही थी। फिर उस तेल को रिफाइन किया गया और यूरोप समेत दूसरे देशों को ऊंचे दाम पर बेचा गया। यानी सस्ता खरीदो, महंगा बेचो और बीच का भारी मुनाफा कमाओ। यह व्यापारिक दृष्टि से बहुत सफल मॉडल था। लेकिन सवाल फिर वही, इस मुनाफे में जनता का हिस्सा कितना था? अगर कंपनियां सस्ते तेल से पैसा बना रही थी तो जनता को सस्ता पेट्रोल क्यों नहीं मिला? क्यों सरकार ने टैक्स कम नहीं किए? क्यों गैस सिलेंडर लगातार महंगे रहे? क्यों परिवहन लागत बढ़ती रही? और सबसे महत्वपूर्ण, क्यों कुछ कंपनियों को टैक्स छूट मिलती रही? अब आते हैं उस शब्द पर जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा, लेकिन शायद उसकी ताकत को पूरी तरह नहीं समझा होगा। ACZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सरकार कहती है अगर कोई कंपनी एक्सपोर्ट बढ़ाए, रोजगार पैदा करे, विदेशी मुद्रा लाए तो उसे कुछ विशेष छूट दी जा सकती है। जैसे टैक्स में छूट, आयात शुल्क में छूट, एक्सपोर्ट लाभ, कारपोरेट टैक्स राहत। कागज पर यह नीति निवेश बढ़ाने के लिए बनाई गई थी,
लेकिन सवाल यह है, क्या इसका इस्तेमाल राष्ट्रीय हित में हुआ या फिर कुछ चुनिंदा कंपनियों के लिए स्वर्ण द्वार बन गया। जामनगर रिफाइनरी को एसईजेड का लाभ मिला और इसी एसईजेड स्टेटस की वजह से कई प्रकार के टैक्स में भारी राहत मिली। यहीं से शुरू होता है असली विवाद। अब एक सामान्य आदमी की भाषा में समझते हैं। मान लीजिए सरकार कहती है जो कंपनी डीजल विदेश भेजेगी उसे एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी होगी। ठीक बात है, क्योंकि अगर देश में संकट हो तो सरकार चाहेगी कि निर्यात कम हो और घरेलू सप्लाई सुरक्षित रहे। लेकिन आरोप यह है कि कुछ कंपनियों को ऐसी छूट मिली कि उन पर यह बोझ नहीं पड़ा। यानी सरकारी कंपनियां टैक्स दें लेकिन निजी दिग्गजों को राहत मिले। अब आम आदमी पूछता है, भाई अगर सब बराबर है तो नियम अलग क्यों? यही प्रश्न लोगों के मन में गुस्सा पैदा करता है। अब बात करते हैं विंडफॉल टैक्स की। विंडफॉल टैक्स का मतलब है अगर किसी कंपनी को अचानक बहुत बड़ा मुनाफा हो जाए किसी वैश्विक परिस्थिति की वजह से, तो सरकार कह सकती है ठीक है आपने बहुत कमाया, अब देश के लिए भी योगदान दीजिए। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ऐसा ही हुआ। तेल कंपनियों को भारी लाभ हुआ, सरकार ने विंडफॉल टैक्स लगाया, लेकिन फिर सवाल उठा, क्या सभी कंपनियों पर समान असर पड़ा? क्या कुछ को राहत मिली? क्या कुछ संरचनात्मक व्यवस्थाओं की वजह से लाभ में रही? यही तो जगह है जहां नीति, उद्योग और राजनीति का त्रिकोण दिखाई देता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, इस पूरे मॉडल से भारत की जनता को क्या मिला? क्या पेट्रोल सस्ता हुआ? नहीं। क्या डीजल सस्ता हुआ? नहीं। क्या गैस सिलेंडर सस्ता हुआ? नहीं। क्या परिवहन लागत घटी? नहीं। क्या महंगाई कम हुई? नहीं। तो फिर फायदा किसे हुआ? कंपनियों को रिकॉर्ड प्रॉफिट, सरकार को टैक्स, शेयर बाजार को उछाल, लेकिन आम आदमी उसे कहा गया कम गाड़ी चलाओ, कारपूल करो, बिजली बचाओ, खर्च कम करो, यानी त्याग जनता करे और लाभ कारपोरेट कमाए। यही भावना लोगों में आक्रोश पैदा करती है। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। सरकार कहती है निर्यात से विदेशी मुद्रा आती है। ठीक बात है, लेकिन आलोचक कहते हैं पहले आपने डॉलर खर्च करके तेल खरीदा, फिर उसी तेल को प्रोसेस करके बेचा, तो असली शुद्ध लाभ कितना है? इसके अलावा अगर घरेलू कीमत ऊंची रखी जाती है और जनता महंगा ईंधन खरीदती है, तो क्या वास्तव में देश लाभ में है या सिर्फ कुछ बैलेंस शीट लाभ में है? यह आर्थिक बहस का बहुत बड़ा विषय है। अब यहाँ एक दिलचस्प तुलना आती है। भारत की सरकारी तेल कंपनियां, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन पर अलग प्रकार का वित्तीय दबाव रहता है। सरकार कभी इन्हें जनता को राहत देने के लिए कहती है, कभी कीमतें रोकने के लिए, कभी सब्सिडी का बोझ उठाने के लिए। लेकिन निजी कंपनियां वे बाजार आधारित मॉडल पर चलती हैं, उनका लक्ष्य अधिकतम लाभ होता है। तो सवाल यह उठता है, क्या नीति निर्माण में संतुलन है या सार्वजनिक कंपनियां सामाजिक बोझ उठाए और निजी कंपनियां लाभ कमाएं? अब भावनात्मक सवाल, रिफाइनरी कहाँ बनी? इस देश की जमीन पर। बंदरगाह किसने दिए? इस देश ने। सड़कें, बिजली, सुरक्षा, कानून सब किसने दिया? राज्य ने, जनता के टैक्स ने। तो जनता पूछती है, अगर सब कुछ देश का इस्तेमाल करके अरबों का मुनाफा कमाया जा रहा है, तो देश को उसका उचित हिस्सा क्यों नहीं मिला? यही सवाल लोकतंत्र में बार बार उठता है। अब कुछ लोग कहेंगे, तो क्या तेल निर्यात बंद कर देना चाहिए? नहीं, मामला इतना सरल नहीं है। अगर भारत रिफाइनिंग क्षमता बढ़ा रहा है तो निर्यात एक आधारित रणनीति भी हो सकती है, लेकिन असली मुद्दा है पारदर्शिता, टैक्स न्याय, जनता को लाभ, नीति संतुलन। अगर देश संकट में है तो क्या कंपनियों को असाधारण लाभ मिलना चाहिए? अगर जनता महंगा तेल खरीद रही है तो क्या निर्यात पर पुनर्विचार नहीं होना चाहिए? यही असली बहस है। अब एक और बड़ा सवाल, मुख्य धारा मीडिया इस विषय पर खुलकर चर्चा क्यों नहीं करता? क्योंकि तेल सिर्फ तेल नहीं है, यह राजनीति है, यह उद्योग है, यह विज्ञापन है, यह सत्ता है। जिस उद्योगपति का कारोबार हजारों करोड़ का हो, जिसकी कंपनियां विज्ञापन देती हों, जिसका असर बाजार पर हो, उस पर सवाल उठाना आसान नहीं होता। यही वजह है कि कई बार जनता को आधी जानकारी मिलती है, कुछ मामलों में अदालतों तक
विवाद पहुंचे, नीतियों को चुनौती दी गई, एसीजेड लाभों पर सवाल उठे, लेकिन अदालतें सामान्यतः नीति निर्माण में सीमित हस्तक्षेप करती हैं। अगर कानून के भीतर छूट दी गई है तो अदालत कहती है यह सरकार का नीतिगत निर्णय है, लेकिन कानूनी वैधता और नैतिक वैधता हमेशा एक जैसी नहीं होती। यहीं से जनचर्चा शुरू होती है। अब जमीन पर आइए। एक ट्रक चालक को डीजल महंगा मिलता है, वह माल भाड़ा बढ़ाता है। दूध महंगा, सब्जी महंगी, सीमेंट महंगा, ईंट महंगी, ऑनलाइन डिलीवरी महंगी, बस किराया महंगा। तेल सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता, यह पूरी अर्थव्यवस्था की नसों में दौड़ता है। इसलिए जब तेल महंगा होता है तो गरीब आदमी सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अब सरकार का पक्ष भी समझना जरूरी है। सरकार कहेगी भारत को विदेशी मुद्रा चाहिए, रिफाइनिंग सेक्टर रणनीतिक है, निर्यात से रोजगार आता है, वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी जरूरी है, निवेशकों को भरोसा देना जरूरी है। ये तर्क पूरी तरह अलग नहीं है, लेकिन आलोचक कहते हैं ठीक है, पर फिर जनता को राहत कहाँ? अगर उद्योग को लाभ मिल रहा है तो आम नागरिक को भी लाभ दिखना चाहिए। अब इस पूरे मुद्दे की वैचारिक लड़ाई समझिए। एक मॉडल कहता है बड़ी कंपनियों को बढ़ने दो, वे निवेश करेंगी, रोजगार देंगी, देश आगे बढ़ेगा। दूसरा मॉडल कहता है अगर विकास का लाभ जनता तक नहीं पहुंचा तो वह विकास अधूरा है। भारत इसी बहस के बीच खड़ा है। पहले नागरिक था, फिर मतदाता बना, अब ग्राहक बन गया। सरकार कहती है गैस महंगी, कम इस्तेमाल करो, पेट्रोल महंगा, सार्वजनिक परिवहन लो, बिजली महंगी, बचत करो, लेकिन बड़े उद्योगों से कोई त्याग नहीं मांगा जाता। यही भावना असंतोष पैदा करती है। तेल सिर्फ ऊर्जा नहीं है, तेल भू राजनीति है, तेल युद्ध है, तेल सत्ता है, तेल चुनाव है। दुनिया के बड़े युद्धों के पीछे तेल रहा है और भारत जैसा आयात निर्भर देश हमेशा वैश्विक तेल राजनीति से प्रभावित रहेगा। इसलिए जनता जानना चाहती है क्या हमारी नीति राष्ट्रीय हित में है या कारपोरेट हित में। अब एक जरूरी बात, कई बार सोशल मीडिया पर आंकड़े भावनात्मक ढंग से प्रस्तुत किए जाते हैं, इसलिए जरूरी है कि हर दावे की जांच हो। जैसे वास्तविक टैक्स संरचना क्या है, कौन सी छूट वैधानिक है, कितना लाभ मिला, कितना निर्यात हुआ, कितना घरेलू उपभोग हुआ। लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन तथ्यों की गहराई से जांच भी उतनी ही जरूरी है। जनता बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रही, जनता चाहती है पारदर्शिता, समान नियम, उचित टैक्स व्यवस्था, संकट के समय प्राथमिकता देश को और महंगाई से राहत, बस इतना ही। अब जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ आम आदमी सिलेंडर के दाम देखकर परेशान है, दूसरी तरफ पेट्रोल भरवाते समय जेब कांपती है और उसी समय अरबों डॉलर का तेल विदेश भेजा जा रहा है। फिर जनता पूछती है अगर देश संकट में है तो त्याग सिर्फ जनता क्यों करे? अगर संसाधन राष्ट्रीय है तो लाभ भी राष्ट्रीय होना चाहिए या नहीं? अगर तेल इतना कीमती है तो उसे बाहर भेजने की प्राथमिकता किसकी है? और कुछ कंपनियों को विशेष छूट अगर मिल रही है तो उसका औचित्य क्या है? यही सवाल लोकतंत्र की आत्मा है। दोस्तों, तेल का यह खेल सिर्फ पेट्रोल डीजल का मुद्दा नहीं है, यह सवाल है नीति किसके लिए बनती है, विकास का लाभ किसे मिलता है, क्या कौन करता है और फायदा किसे होता है। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा मालिक न सरकार है न उद्योगपति, सबसे बड़ा मालिक जनता होती है। और जनता अगर सवाल पूछना बंद कर दे तो लोकतंत्र धीरे धीरे बाजार में बदल जाता है। अगर यह वीडियो महत्वपूर्ण लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, बहस कीजिए और सवाल पूछते रहिए। मिलते हैं एक और विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।